नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं 26 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो एक-एक प्रश्न को समझिएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि नेशनल हरिकेन सेंटर, जो हमारे यहाँ पर वैसे बेसिकली चक्रवात कह देते हैं, चाहे वो भी अभी आपने देखा होगा ताउते हो या फिर बियास चक्रवात हो, वहाँ पर अमेरिका के क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन बोलते हैं। तो इसीलिए जो हरिकेन या चक्रवात के ऊपर निगरानी सेंटर है कहाँ का? मियामी का। तो नेशनल हरिकेन सेंटर मियामी के अनुसार जो बरमूडा एरिया है उसमें एक साइक्लोन या कह सकते हैं कि एक चक्रवाती जैसी घटनाएं बन रही हैं, उसका नाम है एना। एना नामक जो तूफान है वो आने की संभावना जताई है किसने? तो मियामी के नेशनल हरिकेन सेंटर ने। और ये कहाँ आएगा? तो ये उत्तर पूर्व अटलांटिक महासागर में सक्रिय होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी जो कहीं ना कहीं लैंड दिखाई दे रही हो, ये सारी लैंड है नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में ये स्थित है बरमूडा। और बरमूडा बेसिकली पूरी तरीके से कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक ओशियन में स्थित है। बरमूडा के क्षेत्र में जो भी नॉर्थ और ईस्ट का रीजन रहेगा उस क्षेत्र के ऊपर पूरा सक्रिय रहेगा कौन? एना नाम का साइक्लोन। इसी की जानकारी दे दी है किसने? नेशनल हरिकेन सेंटर ने। इसे और पूरी तरीके से समझिएगा, बेसिक एक एक स्टेप को समझेंगे अगर हम। तो ये देखिएगा, ये है आपका पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसी में ये है जो बरमूडा, जिससे वैसे भी आप लोगों ने कई कहानियां सुनी होगी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल। यहाँ समझिएगा कि ये है बरमूडा, और ये जो मियामी है वो ये रहा मियामी। तो यहाँ के एक सेंटर ने जानकारी दी कि बरमूडा में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर एक साइक्लोन बनेगा जो कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में सक्रिय रहेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में सक्रिय रहेगा। और मजे की बात यह है कि ये भूमि अवरुद्ध नहीं होगा, यानी कि भूमि को हिट नहीं करेगा। ये केवल कहाँ रहेगा? ये केवल सागर में ही रहेगा और इसके अलावा आगे नहीं बढ़ेगा। तो अच्छी बात है, हालांकि जान माल की नुकसान नहीं होगी इससे। तो एना नाम का साइक्लोन आपसे सीधी सी बात पूछेगा कि कौन से महासागर में खड़ा हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि 2021 का पहला अटलांटिक ओशियन में आने वाला चक्रवात भी अगर आपसे पूछता है तो आपका उत्तर होगा एना। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा कि भारत में आने वाला 2021 का पहला चक्रवात टाइग्रे चक्रवात, सॉरी माफी चाहूंगा, ताउते चक्रवात। ठीक इसी तरीके से एना चक्रवात जो रहेगा वो अटलांटिक ओशियन में आने वाला पहला चक्रवात था। ठीक है। बरमूडा के बारे में एक बेसिक जानकारी जान लीजिएगा कि बरमूडा जो पूरा एरिया है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, और ये एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, यानी कि इसके ऊपर जो कब्जा है वो ब्रिटिश का है। ध्यान रखिएगा, पूरा ब्रिटिश कॉलोनी है ये। तो यहाँ से आई होप समझ में आई हो आपको आगे बात। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं कि अमेरिका ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों के ऊपर वीज़ा का प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि वो अमेरिका नहीं आ सकते। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अमेरिका ने क्या कहा है कि इथोपिया और इरिट्रिया के जो अधिकारीगण हैं वो युद्ध भड़काने का काम करते हैं, और युद्ध भड़काने की नीतियों को ही लेकर के क्या किया है, उनके ऊपर प्रतिबंध ही लगा दिया कि अब आप प्रतिबंधित रहेंगे, आ ही जा नहीं पाएंगे। राइट। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा कि इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में युद्ध भड़काने जैसी बात आई कहाँ से? तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध प्रक्रिया बहुत पुरानी है। 1998 से लेकर के एक युद्ध चला 2000 तक। ये युद्ध किसके ऊपर बेस्ड था? ये युद्ध था कि सीमाओं का परिवर्तन किया जा सके। एक बात गौर से देखिएगा, क्लेम्ड बाई इथोपिया बट अवार्डेड टू इरिट्रिया। जो आपको ये ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये कौन? इथोपिया इसको क्लेम करता है। ठीक है, लेकिन किसके अंडर में वर्तमान में? तो ये अंडर में है इरिट्रिया के। गौर से देखने वाली बात कि इथोपिया इधर है और मार रहा है ये कि ये मेरा है। ठीक, और कब्जा इसके ऊपर इरिट्रिया है क्योंकि सीमा उसके पास में है। और दूसरी बात, दूसरी तरफ जो रेड वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये इरिट्रिया कहता है मेरा है, लेकिन ज़्यादातर जो ये एरिया है वो किसके पास में है? इथोपिया के पास में है। तो इसी के लिए एक ऑलरेडी इससे पहले युद्ध हो चुका है 1998 से 2000 के बीच में, काफ़ी नुकसान देखने को मिला और मात्र मामूली सीमा ही परिवर्तित हो पाई। तो टाइग्रे क्षेत्र में जो युद्ध भड़काने के आरोप लगे हैं वो इन अधिकारियों पर लगे, और इन्हीं अधिकारियों के कारण अमेरिका ने सीधी सीधी बात क्या कही कि इनके ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इतनी बात को लेकर के। टाइग्रे बेसिकली है क्या, मैं आपको ऐसे ही ओरल बता दे रहा हूँ। टाइग्रे एक इसका एक स्टेट है, किसका? इथोपिया का, और उसकी जो कैपिटल है वो है मेकेल। ठीक है, ध्यान रखना, मेकेल एक स्टेट है, किसका? तो इथोपिया का। और यहीं पर कहा जा रहा है कि ये अधिकारीगण क्या कर रहे थे? युद्ध को भड़काने का काम कर रहे थे, इसीलिए प्रतिबंध ही लग गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा के आयोग के जो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं उनका नाम है श्री कुमार बनर्जी जी का, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। बहुत सारी इनके पास उपलब्धियां हैं, जैसे कि 2004 से 2010 के बीच में ये जो बार्क जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमारा है उसके बाकायदा ये निदेशक रह चुके हैं। 1989 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये अलग अलग अवार्ड भी रखा इन्होंने और अलग अलग पदों पर भी कायम रहे। तो ये BARC यानी कि जो आप देखते हैं कितना बड़ा परमाणु ऊर्जा आयोग के पूरे अध्यक्ष रह चुके हैं, तो 2004 से 10 के बीच में रहे। तो ध्यान रखना, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि श्री कुमार बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो उपलब्धियों के बारे में मोटी मोटी बात जानकारी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में
हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ब्रह्मपुत्र जो गॉर्ज है, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो कैनियन है, उसके ऊपर क्या बना दिया है, सड़क बना दी है। तो बड़ा गौर से देखिएगा इस बात को लेकर के कि जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा निंगची, ये निंगची से लेकर के जो मेडांग का एरिया है ये वाला, इस एरिया में क्या बना दी है, सड़क। और दूसरी मजे की बात ये है कि इसी एरिया के पास में यहीं से ही क्या आता है, यहीं से ही क्या आता है, आपकी ब्रह्मपुत्र के नदी का गॉर्ज बनता है, यानी कि गॉर्ज का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आगे और डिस्कस कर लेते हैं इस बात को लेकर के कि क्या क्या प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में सक्रिय हैं दोनों देशों के बीच में। तो देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के ये प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं सीमा बॉर्डर पर हैं, और चाइना के कुछ ये प्रोजेक्ट हैं जो कि बॉर्डर के समीप हैं। इनको गौर से एक बार समझ लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। तो देखिए ये एक नंबर का ये रहा, ये अगर आप देखेंगे तो गौर करके, तो ये चाइना और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दौलत बेग उल्टी, तो ये वहाँ पर है। ऐसे आप इसको मैं तो उम्मीद ये करूँगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत डिटेल पढ़ने की आवश्यकता होती है, इनको डिटेल में पढ़िएगा और समझिएगा इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो लेकिन अभी मुद्दा कहाँ का है, तो अभी मुद्दा ये है निंगची और मेडांग को जोड़ने के लिए। तो ये जोड़ने का जो कार्य किया है वो अरुणाचल प्रदेश सीमा पर ही किया है। 2018 की एक पुरानी न्यूज़ ये थी कि अरुणाचल प्रदेश में के भीतर आकर के चाइना ने ऑलरेडी 5 गाँव बसा लिए हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश ने भी कहा था कि आप जल्दी से यहाँ पर सीमा का निर्धारण सही ढंग से करिएगा, वरना ये अंदर घुसा आ रहा है। और जबकि चीन के अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि ये साउथ तिब्बत का हमारा क्षेत्र है जिसके ऊपर भारत कब्जा जमा करके बैठा हुआ है। ठीक है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो ध्यान रखना कि ये निंगची से लेकर के ये मेडांग को जोड़ने का काम करेगा ये वाला। और यहाँ पर भविष्य में ही इसी क्षेत्र के ऊपर क्या करने वाला है, चाइना एक रेल प्रोजेक्ट भी लाने वाला है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर दूसरी पिक्चर में अगर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा तो ये देखिएगा, जो ये निंगची का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कहीं ना कहीं केसरी रंग से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका भूटान, ये आपका पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, और इसी के ऊपरी जो सीमा है इसी को कवर करने का काम कर रहा है कौन, चाइना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल गया है। तो ये तो बड़ी दुख की बात हो गई, कैसे समझिएगा। 2010 में जो बांग्लादेश था उसकी जो आय थी कहीं ना कहीं वो $763 प्रति व्यक्ति थी। ठीक है, जो आपकी प्रति व्यक्ति की जो आय थी, और जबकि भारत की ₹1384। धीरे धीरे बांग्लादेश ने अपने उद्योगों में बदलाव किया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया। 2020 आते आते जो स्थितियां थी वो $1888 प्रति व्यक्ति आय हो गई बांग्लादेश की, वहीं भारत की 1877 ही हो गई, यानी कि हम 2020 में ही पीछे हो गए थे। अभी की स्थितियां ऐसी हैं कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है $1947 $1947, और जबकि जो बांग्लादेश की आय है वो है $2227 प्रति व्यक्ति। तो ये नोट दोनों चीज़ कर लीजिएगा, 2020 की भी और 2021 का जो डेटा आया हुआ रिसेंटली ये भी। तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसने प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया, तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। ध्यान रखना इन रियल टर्म बांग्लादेश जीडीपी इज ओनली 60% ऑफ इंडिया। बांग्लादेश की टोटल जो जीडीपी है वो भारत का मात्र 60% है, लेकिन फिर भी वर्तमान में यहाँ पर जो दशाएं हैं वो हैं उल्टी, राइट। तो ध्यान रखना कि बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा हो गई है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि सर प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं, राइट। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक तरीका ये होता है कि जो देश की कुल जीडीपी होती है, देश की कुल जीडीपी जो होती है उसे क्या किसे डिवाइड कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं कुल जनसंख्या से, यानी कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। राज्य की अगर आपको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है तो आप क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आप कुल जनसंख्या अपॉन जीडीपी कर देते, तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकल करके सामने आ जाती है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बहुत सारी नीतियां होती हैं अलग अलग, उनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए प्रश्न इतना ही बनेगा और इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी बांध पर जलाशय के मापदंडों के उल्लंघन के ऊपर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी गठित कर दी है कि आप बाकायदा पूरी जांच करिएगा कि कहाँ पर किसकी क्या आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पहले से ही कावेरी नदी के ऊपर विवाद चल रहा है, ठीक। ये आप बाउंड्री देखिएगा, तो ये बाउंड्री एक तरफ है कर्नाटका, दूसरी तरफ है तमिलनाडु, ठीक। अब इसके छोर पर यहाँ पर एक प्लेस पड़ता है, मैंने काफ़ी प्रयास किया क्योंकि इसकी कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं मिल पा रही थी जो मैं ऐड ऑन कर सकूँ आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर एक तो आपकी नदी आती है कावेरी, और दूसरी इसी के जस्ट बगल में ही यहाँ पर एक नदी आती है, उसका नाम है अर्कावती। ये अर्कावती, तो ये दोनों जो नदियाँ हैं इनके मिश्रण के ऊपर कावेरी और अर्कावती नदी के संगम के जस्ट बगल में ही एक स्थान है, उसका नाम है मेकेदातु। इसी मेकेदातु प्लेस के ऊपर कर्नाटक क्या करना चाह रहा है, एक डैम का निर्माण करना चाह रहा है, जिसका ऑलरेडी दो बार कौन कौन विरोध कर चुका है, तमिलनाडु, और 2 बार विरोध के बाद ये मेकेदातु प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्लोज्ड भी हो चुका था, लेकिन फिर से कर्नाटका सरकार ने इसे ओपन करने की बात कही है। ये प्रोजेक्ट हालांकि है तो पुराना, कैसे पुराना मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है वो 2017 से सक्रिय हुआ था। 2017 को इसकी कहीं ना कहीं
हाँ करी गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। चलिए आप इसको बनाइएगा। और इसकी बड़ी संख्या में लागत भी दी थी। इसे 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की बात करी गई थी। यानी कि 2017 में कर्नाटक सरकार ने इसे कहा कि आप बनाइएगा, 9,000 करोड़ रुपए लागत आएगी, वो राज्य सरकार देगी। उद्देश्य क्या था, अगर आपसे मैं पूछूं इसका मोटो क्या था इस मेघदातु परियोजना का, तो मेघदातु प्रोजेक्ट का मेन मोटो था कि बेंगलोर शहर के लिए पहली बात तो पेयजल व्यवस्था हो। अगर आपसे पूछे कभी कि मेघदातु परियोजना के तहत कौन से राज्य शहर के लिए पेयजल व्यवस्था करनी थी, तो आपका उत्तर होगा बेंगलोर। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये थी कि 400 मेगावाट विद्युत का भी उत्सर्जन किया जा सके। तो इस प्रश्न को समझने की बहुत आवश्यकता है कि एनजीटी द्वारा कमेटी जो गठित करी गई है वो बाकायदा जांच करेगी कि कर्नाटका ने इन सब चीज़ों के लिए उल्लंघन किया है या नहीं उल्लंघन किया है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ध्यान रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई भी ऐसे मामले होते हैं जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़े होते हैं, वो पूरे काम करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरित प्राधिकरण संबंधित जितने भी काम होते हैं वो देखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए मजे की बात आपको पता होना चाहिए कि WHO जो आपकी असेंबली है, असेंबली के अध्यक्ष कौन हैं, मैं आपको बता दूं। वर्किंग कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया, इसमें ऐसा नहीं था कि ये अकेले थे या अन्य देशों को बुलाया। इसमें बाकायदा WHO के जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधोनम, वो भी बैठे थे। और बाकायदा एक चर्चा करी गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, एक चर्चा करी गई जो कोवाक्स समूह है। मैं फिर बता दूं, कोवाक्स समूह, अभी आपने एक बार में करंट अफेयर में चर्चा की थी कोवाक्स के बारे में। कोवाक्स समूह से कहा है कि कोविड-19 टीके को की पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से लोगों को भेजे जाएं। अब निष्पक्ष का मतलब क्या हुआ और ये कोवाक्स का है? तो कोवाक्स एक समूह है जो कि बड़े बड़े देश हैं जो कि वैक्सीन निर्माता हैं, और वो कोवाक्स समूह को वैक्सीन्स देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए अलग अलग देशों में जो गरीब देश हैं उनको पहुंचाइएगा। तो इसके ऊपर भी चर्चा हुई और कोवाक्स से कहा गया कि आप बाकायदा निष्पक्ष रूप से उन देशों को भी वैक्सीन पहुंचाइएगा जो कि गरीब हैं या जहां पर पहुंचना नहीं पा रही हैं। सारे देश उसके लिए मदद करेंगे। और एक बात और कही गई कि बैठक में बोला गया कि मानसिक स्वास्थ्य तैयारियों के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो मेंटली लोग परेशान हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर भी बात करी गई। तो ध्यान रखना कि ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया, तो आपका उत्तर होगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने 14 किलों को, जो फोर्ट हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जोड़ने की बात कही है। तो ये कौन कौन से किले हैं देखिएगा। महाराष्ट्र में शिवनेरी किला है, रायगढ़, तोरणा किला, राजगढ़, लोहागढ़, मुल्लेर किला, अंकाई टंकाई किला, सालेर किला, रंगना किला, कासा किला, सिंधु दुर्ग किला, अलीबाग किला और सुवर्णदूर और खंडेरी का किला। यानी कुल टोटल 14 ऐसे फोर्ट हैं जिनको कहा है महाराष्ट्र सरकार ने कि आप इन्हें धरोहर सूची में ऐड करिएगा। मैं आपको बताता हूं कि इनके लिए पेशकश कौन करता है। राज्य सबसे पहले जाते हैं सांस्कृतिक मंत्रालय के पास में, यानी कि जो कल्चरल मिनिस्ट्री हमारी है उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप अगर धरोहर जैसी चीज़ों के लिए आप यूनेस्को के पास ये प्रस्ताव भेजिएगा। ठीक है, जून 2020 तक का मेरे पास डेटा है। लास्ट जून 2020 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो दुनिया में अब तक 167 देशों में, 160 नेशन में 1211 ऐसे प्लेसेस हैं जो कि धरोहर सूची में हैं, विश्व धरोहर सूची में हैं। सर्वाधिक अगर प्लेसेस की बात करूं तो सर्वाधिक प्लेसेस चाइना और दूसरा इटली। ठीक है, चाइना और इटली के पास 55 एंड 55 सर्वाधिक धरोहर स्थल हैं। तो ध्यान रखना कि महाराष्ट्र सरकार ने ये बात बोली है कि 14 ऐसे किले हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो ये पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कौन कौन से फोर्ट हैं, जिनसे आपको जानकारी पूरी रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन भेजने की बात करी गई है। देखिए शाही लीची को बेसिकली 2018 में जीआई टैग दिया गया था। किसके किसके साथ दिया गया था? तो मगही पान था, इसके अलावा जर्दालू आम था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और थी, कतरनी चावल। तो जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। तो ये लीची जो देख रहे हैं यही है शाही लीची, और इसे भेजा गया कहाँ? इसे हाल ही में भेजा गया है ब्रिटेन। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन भेजा गया है अभी हाल ही में। शाही लीची के बारे में अगर मैं बात करूँ या लीची उत्पादन की बात करूँ, दुनिया में नंबर 1 पर आता है चाइना। लीची के उत्पादन में नंबर 2 पर हैं हम, यानी कि इंडिया। और अगर राज्यवार की बात करूँ तो बिहार देश का नंबर 1 पोजीशन पर राज्य है जो सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन करता है। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। तो बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन भेजा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन बहुत स्टार्ट कर दिया, इस बात को समझ लीजिएगा। ऐसे ही सिंगापुर में श्वास आधारित कोविड-19 परीक्षण को मंजूरी मिल गई है।
आमतौर पर आप देखते होंगे जैसे जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो चेक करने वाले व्यक्ति होते हैं वो फूंक मार करके चेक करा लेते हैं कि इसने दारू पी रखी है या नहीं पी रखी है, राइट। तो ऐसे ही एक ऐसा टेस्ट किट लॉन्च करी है सिंगापुर ने, और 1 मिनट के भीतर, मात्र 1 मिनट के भीतर इसकी जांच कर लेगा कौन, सिंगापुर, की इस व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है। अब तक यूएई और सिंगापुर में ऑलरेडी इसके ट्रायल चल रहे थे, तो जो कि सफल रहे, राइट। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 को 2021 के अवार्ड एक्चुअली हैं वो 22 मई के दिन अनाउंस किए गए। 22 मई के दिन हमने बायोडाइवर्सिटी डे मनाया, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो इसी के उपलक्ष्य में 22 तारीख को ही अवार्ड अनाउंसमेंट किए गए थे। तो इसमें देखिए विजेता कौन कौन रहा। तो इसमें कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान, यानी कि जो आपका कृपाविस उसे बोलते हैं, इसे जैविक संसाधनों के सतत उपयोगों के लिए इस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा शाही एनएम को, जिन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, इन्होंने पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार जीता हुआ। ये पालतू प्रजातियां क्या हैं, कई बार आपने देखा होगा जंगल में ऐसे ऐसे फल होते हैं जिनके बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक। तो ऐसे फलों के संरक्षण के ऊपर काम किया किसने, साजी एनएम ने, ठीक है। इन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला इसी में ही है कि नागालैंड में खनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रागोपैन सेंचुरी द्वारा क्या जीता है, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग श्रेणी में पुरस्कार जीता हुआ है। तो कम से कम आप ज़्यादा ना याद कर सके तो ये दूसरा क्लॉज जरूर याद रखिएगा, और ये थर्ड क्लॉज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहेंगे, सेकंड और थर्ड। ये ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जाने की बात कर सकता है। हो सकता है आपसे पूछे कि नागालैंड की कौन सी सेंचुरी अभी हाल ही में अवार्ड जीती है, या आपसे पूछ सकता है कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन से व्यक्ति को भी हाल ही में ये पुरस्कार अनाउंसमेंट किए गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो भारत और इजराइल के बीच आगामी 3 वर्षों के लिए कृषि सहयोग के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। पहला, नए कार्यक्रम के लिए भारतीय किसानों के इजराइल के खेत और जल संसाधनों प्रौद्योगिकी के बारे में 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात करी गई दोनों देशों के बीच में। ये जो रहेगा 2023 तक रहेगा, 2023 तक इसके लिए समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। और कहा है कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र जिसे विलेज ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, वो भी 8 राज्यों में 75 गांवों के भीतर बनाए जाएंगे। यानी कि विलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 75 गांव में किए जाएंगे, 8 राज्यों में अलग अलग। इसके अलावा यह एक नया कार्यक्रम शुद्ध आय में वृद्धि को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत किसान की आजीविका में भी बढ़ा देगा। यानी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है जो किसान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसकी जीविका को सुधार करने के लिए बात करी गई है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा डेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हूँ। ये थोड़ा सा आई थिंक वीडियो सेशन लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।